नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सफ़ेद चूहा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियां वाली बस्ती काली टोपड़ी। राजनगर की छाती पर रिश्ता एक गहरा जख्म, और इस जख्म को कुरेदता यहाँ का अपराध। बचाओ। और इस अपराध को सह देने वाले का काम करता था वहाँ का पुलिस वाला, जहाँ इन दिनों इंस्पेक्टर तलवार की तूती बजती थी। ठुमरी बोल रहा हूँ, खाकी वर्दी वाले बाबू। बोल ठुमरी, कहाँ मर गया था रे तू? बहुत दिनों से भेंट पूजा नहीं चढ़ाई साले, कहीं शरीफ आदमी तो नहीं बन गया तू? राम राम, कैसी बातें कर रहे हो वर्दी वाले बाबू? जब तक आप जैसे कानून के पुतले जिंदा हैं, हम शरीफ कैसे बन सकते हैं? काम की बात बोल। उधर से काम की बात बोली गई। ठीक है, हो जाएगा। राम जी, आपको बुलंदी पर पहुंचाए वर्दी वाले बाबू। उस रात काली टोकरी के सबसे गंदे इलाके में स्थित इस टीन सेट के नीचे। चल जल्दी से नाल खाली कर। जल्दी काहे की है काणे? इंस्पेक्टर तलवार के मुंह पर 10 शेयर की गड्डी मारी है, अब डर काहे का? एकाएक चौंक पड़े वो बदमाश। मुझे वहां पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन है? एकाएक तीव्र रोशनी से नहा गए दोनों। ओ, ओए, ये लाइट किसने मारी? मैंने। राम रहीम। हाँ, हम ही हैं प्यारे। चल रहीम, हो जा शुरू। कुछ तो राम रहीम की मौजूदगी ने ही बदमाशों की हवा खिसका दी थी। ठक। रही सही कसर उनकी फ्री स्टाइल फाइट ने पूरी कर दी। मैं इसकी आंखों पर लाइट मारता हूँ तो इसकी धुनाई करता रहा। फिर भी एक बदमाश ने थोड़ी बहादुरी दिखा दी। मगर मुकाबला जब राम रहीम जैसे प्रतिद्वंदियों से हो, धड़ाक ठक, तो फिर बदमाशों की एक नहीं चलती। इन्हें माल समेत ट्रक में भरकर काली टेकरी थाने ले चलो। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? थोड़ा ही बहुत पुलिस की शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारी नाक के नीचे जुर्म हो रहा है और तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। जुर्म? इंस्पेक्टर तलवार के इलाके में जुर्म? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। कैसा इंस्पेक्टर है रे तू? ये चार चार धतूरे के बीच तेरे सामने पड़े हुए हैं और तू कहता है कि जुर्म नहीं हुआ। बाहर ट्रक में माल भी पड़ा हुआ है। ओह, इन लोगों के कारण ही हिंदुस्तान की महान पुलिस बदनाम हो रही है। मैं फौरन केस दर्ज करके फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचाता हूं। अगले दिन कमिश्नर देशपांडे के कक्ष में। वेल डन राम, तुमने 1 करोड़ की चरस पकड़वाई है। मगर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि काली टेकरी इलाके में माल उतरने वाला है? किसी ने हमें अज्ञात टेलीफोन कॉल करके इसकी खबर दी थी सर। पता नहीं टेलीफोन करने वाला वो अज्ञात व्यक्ति कौन था। वो जो भी हो, पर उसने कानून की बड़ी मदद की है। राम, आज देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। राजनगर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। कल रविवार है। मेरे घर आओगी ना एलिस? नहीं आ सकती सुकून। तुम्हें तो मालूम है कि मैं जिस मौत के किले में रहती हूँ वो तांडव की कोठी है, और वहाँ तांडव के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी माँ उस कोठी में हाउसकीपर का काम करती है, और जो भी नौकर उस कोठी में काम करता है वो एक प्रकार से वहाँ बंधक है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ एलिस। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वे तांडव की उस लंका को जलाकर राख कर देंगे। देखो, मुझे लेने के लिए तांडव की गाड़ी आ गई है। यदि कार में बैठे बदमाशों को मालूम पड़ गया कि मैं तांडव के खिलाफ उल्टा सीधा बक रही थी, तो वे तांडव से जा कहेंगे। जानती हो सुकून, तांडव ने मुझे इसी शर्त पर स्कूल भेजना शुरू किया है कि यदि मैं कहीं भागी या मैंने उसके बारे में पुलिस को बताया तो वो मेरी माँ को मार डालेंगे। एलिस की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हवा हो गई। बेचारी एलिस, काश मैं इसकी कोई मदद कर सकती। मैं पापा से अवश्य कहूंगी। पापा को एलिस की मदद करनी ही चाहिए।
विचारों में डूबी एलिस को पीस कर रख दिया होता इस ट्रक ने, यदि एन वक्त पर वे दो हाथ उसे उठा ना लेते। जुम। साले, ट्रक चला रहा था या हवाई जहाज? ठहर तो, जाने दो रहीम, ये बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई है, पहले इसे इसके घर पहुंचाते हैं। इधर काली टेकरी थाने में। राम राम वर्दी वाले बापू। आइए साहब आइए, आपके आने से पुलिस के भाग्य जाग गए। ये सब का है वर्दी वाले बाबू? हमने तुम्हारे मुंह पर 10,000 की गड्डी गड्डी झाड़ झोंकने के लिए थोड़े ही मारी थी। हमारी माल कैसे पकड़ा गया? भाई साहब, हमने रिश्वत लेकर तुम्हारे गोदाम तक माल सही सलामत पहुंचने की बात कही थी। अब वहां से माल पर राम रहीम ने पंजा मार दिया तो उसमें हमारा क्या दोष है? हमें हमारा माल एवं आदमी वापस चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। फाइल तैयार होकर कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई है। सॉरी। ठीक है, चलता हूँ वर्दी वाले बाबू। आखिर तुमसे बिगाड़ थोड़े ही करना है, आगे भी तो काम निकलवाना है। समझदार हो, जो पुलिस से नहीं टकराए। इधर सुकून के स्कूल बैग में लगे नेम चीट पर से उसका पता नोट करके राम रहीम उसके घर पहुंचे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पानी लाइए। ठंडे पानी के छींटे ने सुकून की मूर्छा को दूर कर दिया। मम्मी, मेरी बच्ची, मेरी सुकून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये तो हमारा फर्ज था बहन। वैसे मेरा नाम काजल है, मेरे पति इस शहर के काली टेकरी थाने में इंस्पेक्टर हैं। आप इंस्पेक्टर तलवार की बीवी हैं? हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? अच्छी तरह ठोक बजाकर। क्या मतलब? कुछ नहीं, इसकी तो मजाक करने की आदत है। मम्मी मम्मी, देखो ना, सुरंगा ब्रेड ही नहीं खा रही है। ओह, लगता है शायद मुझसे रूठ गया है। ओह, लगता है शायद तुझसे रूठ गया है। बहुत प्यारा चूहा है। हाँ, सुकून इसे अपने छोटे भाई की तरह रखती है। सुकून का कोई भाई नहीं है ना? सुकून ने इसे अपने हाथों से ट्रेंड किया हुआ है। मगर मम्मी, आपको तो दो भाई मिल गए, एक राम दूसरा रहीम। अब मैं भी इन्हें आज से मामा कहूंगी। जरूर मेरी शैतान भांजी। देखा मामा, सुरंगा भी खुश हो गया। ची ची ची। तांडो। राजनगर के अपराध जगत में आज जिसके नाम का डंका बजता था, भाई जी, भाई जी, अबे कुछ बोलेगा भी या भाई जी गाता रहेगा? 5 करोड़ का मामला है भाई जी। ठीक 3 दिन बाद नेशनल बैंक के राजनगर शाखा से 5 करोड़ रुपया दिल्ली स्थित बैंक के मुख्य शाखा में ले जाया जा रहा है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बैंक के एक बाबू से मेरी साठगांठ है, उसी ने बताया भाई जी। तबीयत खुश कर दी तूने बाके। फौरन पटक कर फोन पटक कर फौरन मेरे पास पहुंच। टेम खोटी मत कर। रिसीवर को हुक पर टांग कर अभी बाके नामक वो बदमाश पलटा ही था कि तुम कर लिया फोन अपने भाई जी को। तुम तो राजनगर के नंबर 1 रिश्वतखोर इंस्पेक्टर हो, तुमसे भला क्या क्या डरना। ठीक कहा तुमने, चोर पुलिस भाई भाई, मगर तुम्हारा बोलने का लहजा गलत है। धड़ाक मार मार कर मुर्गा बना दिया इंस्पेक्टर तलवार ने उसे। बोल कुकड़ू को बोल, अब इस लहजे में बात नहीं करूँगा, किसी भी लहजे में बात नहीं करूँगा। शाबाश, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। चल भाईजी के पास चलते हैं। इंस्पेक्टर तलवार को बांके के साथ आया देखकर चौंक पड़ा टांडो। तुम क्या करो भाई जी, मैं हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की गाय हूँ। जहाँ नरम नरम घास देखी वहीं मुंह मारने पहुँच जाता हूँ। काम की बात कर, टेम नहीं है मेरे पास। हुजूर, सुना है कि आप 5 करोड़ की रकम पर हाथ फेरने जा रहे हैं। नहीं, फेरिए, ज़रूर फेरिए। आखिर आप ही हाथ नहीं फेरेंगे तो कौन फेरेगा? मगर हजूर, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। आप जैसे दान दाताओं के रहमो करम से ही हमारे घर में चूल्हा जलता है। सरकार की तनख्वाह पर तो हमारे घर में मोमबत्ती भी ना जले।
आ गए ना अपने असली औकात पर। ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख। 1 करोड़ का 1 लाख, 5 करोड़ का 5 लाख। और यदि मैं तुम्हें इसी समय गोली मार दूँ तो? आप मजाक करते हैं हुजूर, मैं पहले ही पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। इधर मैं मरूंगा, उधर आपके काले कारनामों की पुलिस फाइल। ठीक है ठीक है, रकम लूटने के बाद तू भी 5 लाख, 5 लाख डकार लियो। बाद में किसने देखा है भाई जी? मुझे तो अभी चाहिए, रकम लूटने से पहले। भटनागर। जी भाई जी। इस पुलिसिए के मुंह पर 5 लाख रुपए मार दे। ये पैसे लिए बिना थोड़े ही मानेगा। और बाकी का भी इंतजाम कर। जी भाई जी। कुछ समय पश्चात रेल की पटरियों के निकट बांके की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। तांडों के दरबार में यही इंसाफ था। आखिर बांके के जरिए ही तो लूट की खबर इंस्पेक्टर तलवार तक पहुंची थी। इधर राम के घर पर। हेलो, राम हियर। ध्यान से सुनो राम, नेशनल बैंक की राजनगर शाखा से दिल्ली शाखा में ट्रांसफ़र की जा रही 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है। और ये काम ठीक 3 दिन बाद तांडव के आदमियों द्वारा होगा। मगर लूट किस जगह पर होगी ये मुझे मालूम नहीं। मगर तुम हो कौन? पहले भी कई बार तुम हमें इस तरह फ़ोन करके कानून की मदद करते रहे हो। मैं नारद मुनि हूँ। नारद मुनि? हाँ, वही नारद मुनि, वीणा बजाने वाला, इधर की खबर उधर पहुंचाने वाला। नारायण नारायण। हेलो। हेलो। ओह, कट गया। बात क्या है राम? 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है रहीम, जल्दी मेरे साथ चलो। कुछ क्षणोपरांत राम की बाई हवा से बातें कर रही थी। साएं। कुछ समय पश्चात वे नेशनल बैंक के मैनेजर केशव सक्सेना के सामने बैठे थे। रकम लूटने वाली है जी मैनेजर साहब, मगर हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि रकम कहाँ एवं किस प्रकार से लूटी जाएगी। रकम के बारे में खबर तुम्हारे ही बैंक के किसी कर्मचारी ने तांडव तक पहुंचाई है। तब तो हमें फौरन उस गद्दार को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, या फिर रकम को किसी और दिन दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन दोनों ही बातों से कोई फायदा नहीं है मैनेजर साहब। अव्वल तो उस कर्मचारी को पता लगाने में समय लगेगा, और यदि उसे पकड़ भी लिया जाए तो तांडव सावधान हो जाएगा और फिर वो लूट की योजना ही कैंसिल कर देगा। और यदि रकम दिल्ली रवाना नहीं हुई तो हम तांडव की गर्दन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? राम धीरे धीरे मैनेजर केशव सक्सेना को अपनी प्लानिंग बताता चला गया। इधर रकम की लूट बहुत आसान लग रही थी भाई, मगर राम रहीम के बीच में कूद पड़ने से अब हमारी योजना गड़बड़ाने लगी है। भटनागर, तो मेरा दायां हाथ है और बातें दुश्मनों जैसी कर रहा है। अरे, लूट का असली मजा तो अब आएगा। तो मुझे रकम की सुरक्षा के इंतजाम बता। रकम एक बख्तरबंद वैन में रखी होगी। वैन के दरवाजे पर एक ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, जिसे खोलने का कोड नंबर हमें मालूम पड़ चुका है। तो फिर लफड़ा काहे का है? लफड़ा पूरा है भाई जी। दरअसल उस लॉक सिस्टम का संबंध वैन के स्टीयरिंग से है। यदि वैन के ड्राइवर को कोई खतरा महसूस हुआ तो फौरन स्टीयरिंग पर लगा बटन दबा देगा, जिससे दरवाजे को खोलने वाला कोड नंबर गड़बड़ा जाएगा और दरवाज़ा जाम हो जाएगा। वैन की बॉडी इतनी मजबूत है कि उसे हथौड़े से भी तोड़ा नहीं जा सकता, और यदि बारूद द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई तो वैन के अंदर रखी रकम भी जलकर खाक हो जाएगी। फिर दरवाज़ा कैसे खुलेगा मालूम नहीं। हो सकता है कि बैंक वालों को लॉक खोलने का नया कोड नंबर मालूम हो, जिसकी जिसकी मालूमात हमें नहीं है। ये तो बुरी खबर है। इसके अलावा ड्राइवर के केबिन में एक हथियार बंद गार्ड भी मौजूद होगा, और रकम की सुरक्षा के लिए स्वयं राम रहीम वैन के पीछे पीछे एक जीप में सवार होंगे। फिर भी रकम लूटेगी, वो भी तांडों की दिमाग से। शनिवार बैंक के दोपहर ठीक 12 बजे 5 करोड़ की रकम एक बख्तरबंद वैन में रवाना हुई। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है राम। अभी वैन राजनगर में ही है। हो सकता है कि तांडव ने रकम को लूटने के लिए कोई सुनसान जगह चुनी हो। कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर एकाएक वैन ड्राइव कर रहा था।
कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर एकाएक वैन ड्राइवर बौखलाया। ओह! आगे एक ट्रक रास्ता रोके खड़ा है, जिसका पिछला हिस्सा सड़क से लगकर रैंप पर काम कर रहा है। ये तो साफ साफ लूट का संकेत है। तुमने ठीक कहा प्यारे, वैन को रोकना मत, इसे सीधा रैंप पर चढ़ाकर ट्रक के भीतर ले चल। कौन हो तुम? भाई जी का आदमी हूँ। असली गार्ड तो कल से ही भाई जी के फेंके हरे हरे नोट पर हाथ फेर रहा होगा। मेरे रहते तुम्हारी योजना पूरी नहीं होगी कमीने। मगर ड्राइवर से ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ वो गार्ड। धाएं गोली ने ड्राइवर का भेजा उड़ा दिया था, मगर मरते मरते भी ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर लगे बटन पर जा टिका था। अगले क्षण ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के कोड नंबर गड़बड़ा चुके थे। ड्राइवर की लाश एक ओर धकेलकर तांडव के आदमी ने स्वयं स्टीयरिंग संभाल लिया। कमबख्त मरते मरते भी गड़बड़ कर गया। इधर गोली की आवाज़ ने राम रहीम को चौंकाया था। गोली चली है राम, जीप को फौरन वैन के बगल में ले चलो। इधर रहीम के पैर एक्सीलेटर पर दबे। उधर किसी अज्ञात दिशा से जीप पर गोलियों की जैसे बौछार हुई। तर 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 जीप के चारों टायर शहीद हो गए थे और जीप लहराती हुई एक पेड़ से जा टकराई। भड़ाक! ये राम रहीम का अनुभव ही था कि वे गोलियों की बौछार एवं चलती जीप से ना जाने कब अपने आप को बाहर निकाल चुके थे। उस पानी की टंकी की तरफ से आई है गोलियों की बौछार, छोड़ूंगा नहीं शैतानों को। इधर रहीम टंकी की तरफ भागा, उधर राम ने वैन की तरफ दौड़ लगाई। मगर जब तक राम वैन तक पहुंचता, वैन ट्रक में समा चुकी थी। अगले ही क्षण गोली की रफ्तार से भाग छूटा था ट्रक। जू! इधर रहीम टंकी तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा था। मंगू, वो साला इधर ही चढ़ता आ रहा है और मेरी स्टैंड गन में अब गोलियां नहीं बची है। मेरी स्टैंड गन भी खाली हो चुकी है मंगू। तब तक वैन के हाथ से निकल जाने के बाद अब राम भी टंकी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अब टंकी पर बैठे तांडव के आदमी ही बताएंगे तांडव का पता। थोड़ी ही देर में दोनों पानी की टंकी पर थे। तुम उधर से घेरो, मैं इधर से घेरता हूँ। ओके। फंस गए मंगू। हाँ, लेकिन मैं राम रहीम के हाथों में पड़ने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा, क्योंकि उनका टॉर्चर सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगले ही क्षण मंगू टंकी के नीचे से छलांग लगा गया। ठोस जमीन से टकराते ही उसका शरीर तरबूजे की भांति बिखर गया था। उधर छंगू ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए राम के ऊपर छलांग लगाई। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा राम, साला डॉज दे गया। धाएं! राम द्वारा चलाई गई गोली छग्गू की दाई जांग में समा गई थी, मगर किसी तरह एक टांग पर घिसटता छंगू अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अगले क्षण मोटरसाइकिल गोली की रफ्तार से भाग छूटी। उफ! रिवॉल्वर को भी अभी खाली होना था। क्लिक! लानत है, एक सड़क छाप दादा हमारे हाथ से निकल गया। ज़्यादा दूर नहीं गया था छंगू। निकट ही की कॉलोनी में एक कोठी में प्रवेश किया था उसने। भड़ाक! कौन? चीखना मत। मेरी मोटर बाइक एक पेड़ से टकरा गई है और राम रहीम मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा घर सबसे पास दिखा, इसलिए जान बचाने के लिए घुस आया। मम्मी, ये तो वही बदमाश है जो स्कूल में रोजाना एलिस को छोड़ने एवं लेने आता है। तो तुम मुझे जानती हो? छी, तुम गंदे हो। एलिस ने मुझे बताया था कि किस तरह तुम्हारे बॉस ने उन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है। मैं पापा से कहूँगी। तू तो बहुत कुछ जानती है छोकरी। तेरा जिंदा रहना भाई जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठहर जा दुष्ट, मेरी बच्ची को छूने से पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ओह, तो पहले मैं तेरा ही खात्मा करता हूँ। अगले क्षण चग्गू के हाथ काजल के गले पर कस गए। उफ उफ उफ! गू गू! मम्मी को बचाना होगा। सुरंगा, हाँ सुरंगा बचाएगा मम्मी को। चल सुरंगा, काट ले इसे। सुरंगा के तेज नुकीली दांत छग्गू की टांग में गड़ गए।
पीड़ा से बुरी तरह बिलबिला उठा छंगू। आह! किंतु जब तक छंगू काजल के गले से अपना शिकंजा हटाता, काजल लाश में बदल चुकी थी। मम्मी, ची ची। तेरी मम्मी तो पहुंच गई स्वर्गलोक, अब तेरा नंबर है छोकरी। सुकून को उठाकर दीवार पर दे मारा जालिम ने। धड़ाक। आह! ची ची। पापा, मैं पापा से कहूंगी। बच गई, बड़ी जान है रही तुझ में। खैर, एक बार फिर तुझे दीवार पर फेंकता हूं, अब की बार शर्त दिया, तेरा भेजा फट जाएगा। एक बार फिर सुकून को दीवार पर दे मारने के लिए उठाया था छंगू ने। पापा, पापा, ची ची। मगर इस बार वो कामयाब नहीं हो पाया था। धड़ाक। हथौड़ों की चोट ने छंगू की खोपड़ी का कीमा बना दिया था। अपने ही खून से नहा नहा उठा अपने ही खून में नहाया छंगू ड्रैकुला की भांति बड़ा भयानक लग रहा था। सुकून, मेरी बच्ची। आह! पापा, देखो, उसने मम्मी को मार डाला। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं तुझे अस्पताल ले चल रहा हूँ। तांडव को मत छोड़ना पापा, एलिस को उसकी कैद से आज़ाद भी दिलवाना। पागलों की भांति मोटर बाइक दौड़ा रहा था तलवार। अब सुरंगा को बेचारा अकेला रह जाए अब सुरंगा तो बेचारा अकेला रह जाएगा ना पापा। ऐसा करना, उसे मेरे राम मामा को सौंप देना। धंधनाते हुए इंस्पेक्टर तलवार की मोटर बाइक अस्पताल में घुसी। डॉक्टर, नर्सेज कहाँ मर गए सबके सब। मेरी सुक्कू मर रही है, बचाओ इसे। इंस्पेक्टर तलवार की दहाड़ ने हड़कंप मचाकर रख दिया था अस्पताल में। स्ट्रेपर लाओ जल्दी, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। कुछ समय पश्चात, आई एम सॉरी, हम सुकून को बचा नहीं सके। नहीं। किसने तुम्हें डॉक्टर बना दिया? हाँ, एक बच्ची को नहीं बचा पाए तुम। बोलो, क्या मुफ्त की तनख्वाह लेते हो? कुछ बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांको इंस्पेक्टर। सारी काली टेकरी तुम्हें रिश्वती कहती है। तुम रिश्वतखोर हो। मुझे रिश्वतखोर बोला? ये ले। अरे, वो डॉक्टर त्रिपाठी को पीट रहा है। किसी तरह अस्पताल के स्टाफ ने क्रोध की आग में भभकते इंस्पेक्टर तलवार से डॉक्टर त्रिपाठी को बचाया। साले, दोबारा मुझे रिश्वतखोर कहेगा, बोल कहेगा? 1000 बार कहूँगा इंस्पेक्टर। मैं कमिश्नर साहब से तुम्हारे इस व्यवहार की शिकायत करूँगा, तुम पर मुकदमा ठोकूंगा। यदि तुम्हारे जिस्म से ये वर्दी ना उतरवाई तो त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। जल्दी इंस्पेक्टर तलवार को गिरफ्तार करो। तलवार की गिरफ्तारी नहीं तो अस्पताल में काम भी नहीं। सर, हमने इंस्पेक्टर तलवार को पूरे राजनगर में छान मारा, मगर वो छलावे की भांति गायब हो चुका है। उसके घर पर ताला लगा है। इसका मतलब वो शहर से भाग गया। खैर, अखबार में पुलिस की तरफ से ये सूचना प्रकाशित करवा दी कि हमने इंस्पेक्टर तलवार को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। राइट सर, इधर नारद मुनि बोल रहा हूँ। नारद मुनि, तुम कहाँ से? स्वर्गलोक से। काम की बात सुनो वत्स, रकम की लूट के बाद बड़ा भारी ड्रामा हो गया है। तांडव के एक आदमी छग्गू ने इंस्पेक्टर तलवार के घर में घुसकर उसकी बीवी एवं बच्चों को खलास कर दिया है। इंस्पेक्टर तलवार उन दोनों की चिता को अग्नि देकर अकेला तांडव से टकराने निकल पड़ा है, मगर जाने से पहले वो एक आदमी के हाथों सुरंगा को तुम्हारे घर पहुंचा चुका है, क्योंकि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा थी कि सुरंगा उसके राम मामा को सौंप दिया जाए। कमाल है, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? नारद मुनि भला क्या नहीं जानता। मैं तो ये भी जानता हूँ कि 5 करोड़ की लूट पूरी होने देने के लिए इंस्पेक्टर तलवार ने तांडव से 5 लाख रुपए डकारे थे। अब खबरें समाप्त होती है। नारायण नारायण। अभी राम ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि ट्रिन। ओह, अब कौन आया होगा? नमस्कार, इंस्पेक्टर तलवार ने आपके लिए ये सफ़ेद चूहा भेजा है। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर तलवार का एक दोस्त। ची ची। उस कथित दोस्त के जाते ही राम ने पिंजरा खोला। बाहर आ जाओ सुरंगा। पिंजरे से बाहर निकलकर सुरंगा ने आश्चर्य में डाल देने वाली हरकत की।
अरे ये तो हमें नमस्कार कर रहा है। भूल गए काजल बहन ने क्या कहा था कि ये चूहा सुकून के द्वारा ट्रेंड किया हुआ है। अरे अरे, वो तो हमारी राइटिंग टेबल पर चढ़ गया है। अगले क्षण सुरंगा ने एक और हरकत की। कमाल है राम, वो अपनी पूंछ स्याही में डुबोकर कागज पर कुछ लिख रहा है। आओ देखते हैं क्या लिखा है। मेरे मालिक को बचाओ। ओह, तो सुकून ने इस पूंछ की मदद से ओह, तो सुकून ने इसे पूंछ की मदद से लिखना भी सिखाया था। लेकिन इंस्पेक्टर तलवार इस समय है कहाँ पर? इंस्पेक्टर तलवार यहाँ था। आओ तलवार आओ। अरे भटनागर, तलवार के लिए कुछ ठंडा गर्म तो ला। देखता नहीं भगवान के पैर हमारी कुटिया में पड़े हैं। भगवान ने भगवान ने गोली बारूद में कदम रखा है तेरी कुटिया में। जब ये बारूद फटेगा तो तेरे गुनाहों का साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा। अरे अरे, अगर इंस्पेक्टर होकर इस तरह डायलॉग मारेगा तो बेचारे फिल्म स्टारों का क्या होगा? उन्हें भी अपना पेट भरना है कि नहीं? बैठ, आराम से बात करते हैं। बोल भाई तलवार, 5 करोड़ की वो रकम तो हमारे लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि ड्राइवर की वजह से उसके ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के कोड नंबर गड़बड़ा चुके हैं। तो मैं क्या करूं? अरे पता लगा कि अब उसका लॉक कैसे खुलेगा। रकम में से 25 लाख तेरे। धड़ाक। शैतान की औलाद, मैं यहाँ अपनी बीवी एवं बेटी के आंसुओं का हिसाब लेने आया हूँ और तुम मुझसे 25 लाख की हड्डी डाल रहा है। और तो मुझे 25 लाख की हड्डी डाल रहा है। कई कई स्टैन गने तलवार पर तन गई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। भाई तलवार, कुत्ते को हड्डी ही डाली जाती है, 56 भोग नहीं। और फिर तू कब से सुधर गया रे साले रिश्वतखोर? ये टांडो रिश्वतखोर बोला तू मुझे, रिश्वतखोर बोला। ले, ये ले। धड़ाक। जानता है क्यों लेता हूँ मैं रिश्वत? इसलिए कि इसी पैसे की कमी ने बचपन में मुझसे मेरे पिता को छीन लिया था, और यदि यही कमीनी दौलत मेरे पास होती तो मेरी माँ को दवा के अभाव में तड़प 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 कर दम ना तोड़ना पड़ता। ये हरे हरे नोट अगर मेरे पास होते तो पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे अपने मालिक के घर चोरी ना करनी पड़ती। इसलिए, हाँ, इसलिए मुझे दौलत से प्यार है। समझा टकले? इसलिए बन गया था मैं रिश्वतखोर। मगर ये दौलत बड़ी बेवफा चीज़ है तांडो। इसी दौलत ने आज मुझसे मेरी बीवी एवं बच्ची को मुझसे जुदा कर दिया। किसी तरह भटनागर एवं अन्य आदमियों ने तांडो को इंस्पेक्टर तलवार की पकड़ से छुड़वाया। इसे ले जाकर डेथ रूम में डाल दो। अब वो कमीना सिसक सिसक कर मरेगा। जी, मगर भाई जी, उस वैन का क्या करें जिसमें 5 करोड़ की दौलत फंसी हुई है? ऐसा कर, अपने सारे आदमी इकट्ठा करके उस वैन के इर्द गिर्द बैठा दे। उनके हाथ में ढोलक मंजीरे दे दे और उनसे कहे कि वे जोर जोर से गाएं, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। फिर देखना कैसे जादू के जोर से वैन का दरवाज़ा खुल जाएगा। जी, इस समय मेरी खोपड़ी में तांडव नृत्य कर रहा है भटनागर। तो इस तलवार के बच्चे को लेकर जा। रकम के बारे में बाद में बात करेंगे। भटनागर ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में, सॉरी राम, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंस्पेक्टर तलवार का हमारे हाथ लगना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो सुकून का पिता है और सुकून से हमें बहुत स्नेह था, बल्कि इसलिए कि आज की तारीख में इंस्पेक्टर तलवार ही तांडव के बारे में सबसे ज़्यादा राज उगल सकता है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ राम, मगर डॉक्टर्स पहले ही तलवार से खार खाए हुए बैठे हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि पुलिस तलवार को बंदी बनाने की बजाय उसके साथ कोई सहानुभूति दिखा रही है तो वे और भड़क उठेंगे। और फिर अब तक पूरे राजनगर को मालूम पड़ चुका है कि तलवार कितना बड़ा रिश्वतखोर था। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने ही प्रयासों से तलवार का पता लगाओ। अब क्या करें राम? अब इंस्पेक्टर तलवार का पता सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। अगले क्षण राम की मोटर बाइक हवा से बातें कर रही थी। जू। उधर इंस्पेक्टर तलवार को डेथ रूम में बंद करके भटनागर ने अभी अभी अपने घर में कदम ही रखा था कि नहीं भटनागर, आवाज़ नहीं करना, वरना तुम्हारी आवाज़ बाद में निकलेगी। पहले मेरी गोली तुम्हारे कंठ में धंसेगी। इंस्पेक्टर तलवार कहाँ है? उफ।
अगर राजी राजी पूछोगे तो सब बताऊंगा, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। ठीक है, राजी राजी बता। तलवार इस समय डेथ रूम में कैद है, जो शहर के मशहूर तांडव होटल के बेसमेंट में बना है। मगर तुम डेथ रूम तक पहुंच नहीं सकोगे राम, क्योंकि डेथ रूम एक गोल कुएं जैसा है जिसकी दीवारें, फर्श एवं छत एल्युमिनियम की बनी हुई है। डेथ रूम में ही शौच करने एवं नहाने के लिए शौचालय एवं बाथरूम बना हुआ है। डेथ रूम में ऑक्सीजन एक पतले पाइप द्वारा पहुंचाई जाती है। डेथ रूम तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट लगी है। लिफ्ट से उतरकर लंबी गैलरी पार करनी पड़ती है। गैलरी में हर समय दो हथियारबंद व्यक्ति तैनात रहते हैं। बस ये सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें कम लग रही है? और सुनो, डेथ रूम के नीचे अलार्म वाली तारें बिछी हुई है ताकि कोई नीचे से सुरंग बनाकर डेथ रूम तक ना पहुंच सके। वो तो वैसे भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डेथ रूम की फर्श फर्श जो एल्युमिनियम का बना हुआ है। मगर तुम जैसे खुरापाती तत्वों का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, ये बताओ कि वैन का गार्ड एकाएक कैसे बदल गया? असली गार्ड को हमने मोटी रकम देकर पटा लिया था और इसकी जगह उसी के हमशक्ल को गार्ड की जगह लगा दिया था। यदि तुम हमारे गार्ड को पहचान लेते तो 5 करोड़ की रकम कभी नहीं लुटती। गलती हो गई। वैसे तुम तो तांडव के दाएं हाथ हो, उसका पता ठिकाना अच्छी तरह जानते होगे। देखो राम, मैंने तुम्हें जितनी जानकारियां देनी थी दे दी। अब तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। और हाँ, तुम इंस्पेक्टर तलवार को डेथ रूम से आज़ाद करवाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हें डेथ रूम तक पहुंचने एवं उसमें पड़ने वाली बाधाओं के बारे में इसलिए बताया है ताकि तुम इसे मेरी तरफ से तांडव को चैलेंज समझो। अच्छी बात है। भटनागर से मिलकर राम रहीम वापस लौट पड़े। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई राम। हम चाहते तो उसे टॉर्चर करके तांडव का ठिकाना पूछ सकते थे। भटनागर तांडव का सच्चा सिपह सालार है रहीम। वो मरते मर जाता, मगर अपने भाई जी के खिलाफ एक शब्द नहीं उगलता। मगर अब भटनागर तांडव से कहकर इंस्पेक्टर तलवार के इर्द गिर्द घेरा और कसवा देगा। जुल्म की दुनिया के कुछ वसूल होते हैं रहीम। भटनागर ने डेथ रूम तक पहुंचने का मार्ग बताकर एक प्रकार से हमें चैलेंज दिया है, और यदि हम में दमखम हो तो हम इंस्पेक्टर तलवार को छुड़ा कर दिखा दें। अब उन सुरक्षा इंतजामों में परिवर्तन हमारे साथ चीटिंग होगी और धोखाधड़ी का काम तटपुंजीय अपराधी करते हैं, तांडव जैसे लोग नहीं। उसी रात तांडव होटल के पिछवाड़े इस गटर के रास्ते ही हमें होटल के बेसमेंट तक पहुंचना है। गटर की सीढ़ियां उतरकर दोनों गटर के अंदर चलते हुए वहां आ पहुंचे। बस इन्हीं 4-5 नालियों में से कोई एक नाली जो सीधा डेथ रूम में स्थित बाथरूम में जाती है, क्योंकि बाथरूम में गंदा पानी इन्हीं नालियों द्वारा गटर में पहुंचता है। डेथ रूम में भले ही जगह जगह अलार्म युक्त तार बिछे हैं, मगर बाथरूम की नाली में तार बिछा नहीं होगा, क्योंकि तब उस सूरत में जब भी नाली में पानी बहेगा अलार्म खामखा ही बज उठेगा। और खामखा अलार्म बजने वाली बात भला तांडव क्यों पसंद करेगा? चल सुरंगा, अब तेरा 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 अहम काम शुरू होता है। अगले क्षण सुरंगा एक नाली में दौड़ता चला गया। सुरंगा को किसी भी तरह होटल से गटर में मिलने वाली तमाम नालियों में डेथ रूम के बाथरूम वाली नाली को ढूंढकर इंस्पेक्टर तलवार तक पहुंचना होगा। एकाएक चौंक पड़ा था इंस्पेक्टर तलवार। ची ची, ओह, तो ये आवाज़ तो बाथरूम में से आ रही है। अरे, नाली में कोई चूहा फंसा है। मुझे नाली पर लगी जाली हटाकर उसे निकालना चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर तलवार ने नाली पर लगी छोटी सी जाली को हटाया, ची ची, अरे सुरंगा, तू यहाँ? तुझे तो मैंने राम रहीम के पास पहुंचा दिया था। कहीं भाग कर तो नहीं आया नटखट? और तेरी पूंछ पे ये कागज कैसा बंधा है? इंस्पेक्टर तलवार ने सुरंगा की पूंछ से लिपटे पॉलीथीन में बंद कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। इंस्पेक्टर तलवार, हमने तुम्हें डेथ रूम से आज़ाद करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम तैयार रहना, हम किसी भी समय डेथ रूम तक पहुंच सकते हैं। यदि कोई ज़रूरी बात कहनी हो तो सुरंगा को बता दो। राम। अगले क्षण सुरंगा को कुछ आदेश देकर तलवार ने उसे वापस बाथरूम की नाली में छोड़ दिया। ची ची, ओह, आ गया सुरंगा।
अगले क्षण सुरंगा गटर में आगे आगे भाग रहा था और राम रहीम उसके पीछे पीछे। लगता है इसे घर पहुंचने की जल्दी है। घर पहुंचकर सुरंगा ने अपनी पूंछ की नोक स्याही स्याही में डुबो डुबो कर कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कागज पर लिखा लिखा मजमून इस प्रकार था। डेथ रूम में मेरे साथ साथ लगभग 1 अरब की स्मैक भी पड़ी हुई है। यही मौका है तांडव पर चोट करने का। तुम्हारी प्रतीक्षा में इंस्पेक्टर तलवार। ओह, अब हमारा जल्द से जल्द डेथ रूम तक पहुंचना और भी आवश्यक हो गया है। लेकिन कैसे? राम धीरे धीरे रहीम को अपनी सारी योजना बताता चला गया। अगले दिन अलार्म की आवाज़ ने समूचे होटल को गुंजा दिया था। ओह, लगता है डेथ रूम में किसी ने प्रवेश किया है। चेक करो, जो भी मिले उसे गोलियों से भून दो। वो 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 काफ़ी देर की भाग दौड़ के पश्चात सर, डेथ रूम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। हाँ, एक चूहा जरूर डेथ रूम के नीचे बिछी तारों को छू गया था, जिससे अलार्म बज उठा है। ओह, ठीक है, तुम जा सकते हो। राइट सर। उसी दिन 2 बार फिर अलार्म बजा। वूं 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 वूं। मगर भाग दौड़ के बाद नतीजा वही निकला। वही चूहा सर। क्या राजनगर के सारे चूहे होटल के नीचे ही आ मरे हैं? हव ठक। सुनो, अलार्म आज रात के लिए बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात को अलार्म की वजह से होटल में अफरा तफरी मचे। वैसे भी आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम ग्राहकों के मनोरंजन के लिए विशेष डांस पेश करते हैं। उसी रात शाबाश सुरंगा, तूने 3 बार अलार्म की तारों को छूकर हमारी योजना का एक हिस्सा पूरा कर दिया है। अब तुम आराम से घर बैठना। हम इंस्पेक्टर तलवार को लेकर आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन होटल में होता था मुखौटा डांस। तब किसी भी ग्राहक को अपनी मनपसंद का मुखौटा पहनकर डांस करने की छूट होती थी। धम मारो धम, मिट जाए गम। दरबान की नज़रों से बचते हुए हम होटल में प्रवेश कर गए हैं राम। अब तुम यहीं पर नाचते हुए सब पर नज़र रखना। मैं चला। भागते हुए राम चुपके से भीड़ में खिसक गया। धम मारो धम, मिट जाए गम। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। यही लिफ्ट मुझे नीचे बेसमेंट तक पहुंचाएगी। लिफ्ट के निकट खड़ा एकमात्र हथियारबंद आदमी राम की फौलादी बाह में छटपटा उठा। ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति की तवज्जो लिफ्ट की तरफ जा सकती है और वो लिफ्ट को ऊपर ना पाकर हंगामा खड़ा कर सकता है। इसलिए मुझे फौरन से भी पेशतर इंस्पेक्टर तलवार को छुड़ाकर लिफ्ट समेत वापस ऊपर पहुंचना है। लिफ्ट होटल के नीचे बेसमेंट में जाकर रुक गई। अब मुझे बेसमेंट से डेथ रूम तक जो गैलरी है उसे पहरेदारों की नज़र बचाकर पार करना है, और उसके लिए मैं पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। कुछ क्षणों उपरांत राम वैक्यूम युक्त दस्तानों एवं जूतों की मदद से गैलरी की छत पर छिपकली की भांति उल्टा चिपक कर आगे बढ़ रहा था। यदि दोनों पहरेदारों में से किसी की भी नज़र मुझ पर पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 दिन से पहरा देते देते बोर हो गए हैं यार संटा। तो ठीक कह रहा है फंटा। भाई जी ने डेथ रूम के इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब भी बोलेगा गलत ही बोलेगा। परिंदी नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सॉरी। और फिर परिंदे को उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए। यहाँ आसमान कहाँ है? यहाँ तो छत। छ छ छ छ क्या हुआ संटा? तो छत की तरफ देखकर एकाएक बौखला क्यों किया? परिंदा मेरा मतलब आदमी। ओह, कोई छत के रास्ते डेथ रूम की तरफ बढ़ रहा है। राम भी खतरा भांप चुका था। सत्यानाश, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इधर संटा फंटा की स्टैंड गने दहाड़ी तड़ 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 तड़। इधर राम ने छत से नीचे जंप लगाई। संटा फंटा की स्टैंड गने से निकली गोलियां छत में धंसकर शहीद हो गई। इधर राम ने बिजली की सी फुर्ती दिखाते हुए संटा फंटा को शूट कर दिया। धाएं धाएं।
उसने अपनी शर्ट से बटननुमा छोटा मगर शक्तिशाली बम 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 तोड़ा और डेथ रूम के दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम। मुझे मालूम है कि भटनागर अलार्म पहले ही बंद करवा चुका है, इसलिए दरवाज़ा टूटने से अलार्म बजने वाला नहीं है। राम, इंस्पेक्टर तलवार, अब तुम आज़ाद हो, मगर जाने से पहले हमें डेथ रूम में रखी ये 1 अरब की स्मैक ज़रूर नष्ट करनी है, ताकि तांडो इस करारी शिकस्त से बौखला जाए। 1 अरब के उस नशीले पदार्थ को आग के हवाले करके दोनों डेथ रूम से बाहर भागे। तभी उनके पैर जैसे गैलरी के फर्श से चिपक गए। भटनागर, इस गैलरी तक पहुंचने का एक रास्ता और भी था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। क्या समझते हो तुम अपने आप को? इतनी आसानी से तलवार को छुड़ा ले जाओगे? क्या समझा था तुमने कि अलार्म बंद करके मैं चुप बैठ जाऊंगा? मुझे तो पहले ही शक था कि बार बार अलार्म बजने के पीछे अवश्य तुम्हारा खुरपाती दिमाग काम कर रहा है। अब तुम्हें जीवित छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इससे पहले कि भटनागर के आदमी राम एवं तलवार को गोलियों से भून देते, सैकड़ों गोलियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। रेट रेट रेट। रहीम, यस माय डियर, मैं हॉल से ही भटनागर के पीछे पीछे लग गया था। शुक्र है इनकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी। देर से वे डेथ रूम में लगी आग ऊपर तक अवश्य पहुंचेगी। उससे पहले हमें होटल से निकल जाना है। लो तलवार, तुम भी ये मुखौटा पहन लो। तीनों लिफ्ट में सवार होकर होटल के बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। बिना कोई क्षण गवाए रहीम ने अपनी शर्ट में लगा बटन सामने वाली दीवार पर दे मारा। तीव्र विस्फोट के साथ दीवार ढह गई। बड़ाम। होटल में भगदड़ मच गई। आह! बम फट गया। भागो! बम विस्फोट के आतंक ने लोगों की मुखौटे उतारने का भी समय नहीं दिया था। इसी भगदड़ का लाभ उठाकर राम, रहीम एवं तलवार होटल से बाहर निकल आए। अब यहाँ एक पल भी गंवाना व्यर्थ है रहीम, फौरन मोटर बाइक स्टार्ट करो। कुछ ही क्षणों में उनकी मोटर बाइक हवा से बातें कर रही थी। हुर्रे, हम जीत गए, अब हमें इन मुखौटों की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे रह गया था धू धू करके जलता होटल एवं होटल में जलती 1 अरब की स्मैक। धीरे धीरे तांडव की लंका राख हो रही थी और ये खबर तांडव को मिल चुकी थी। हमें 1 अरब की स्मैक फूंक जाने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि वे दोनों छोकरे इंस्पेक्टर तलवार को हमारी नाक के नीचे से छुड़ा ले गए। भटनागर की मौत के बाद अब मेरा बायां हाथ यानी तुम बचे हो नौरंग। याद रखो, दौलत रहे ना रहे, मगर मार्केट में हमारी साख बनी रहनी चाहिए। जी भाई जी, हमारी कुर्सी पर अंडरवर्ल्ड के कई लोगों की निगाहें टिकी हुई है। यदि मार्केट में हमारी साख गिर गई तो कल राजनगर का हर टटपुंजिया दादा हमें आंखें दिखाने लगेगा। भाई जी, हमें राजनगर अंडरवर्ल्ड की अपराध बिरादरी की मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके सामने इंस्पेक्टर तलवार वाले केस पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो अच्छा बोला तू, यही कर नौरंग, फौरन कर। इधर राम के घर पर। नहीं राम, मैं तुम्हें तांडव का ठिकाना नहीं बताऊंगा, किसी भी हालत में नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उसे तुम नहीं मैं मारूंगा। मुझे लेना है उससे अपने बीवी एवं बच्चों की मौत का बदला। अब क्या करें राम? फिलहाल इंस्पेक्टर तलवार की प्रतिशोध की आग में धधक रहा है, इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। कुल कुल जमा 6 प्राणी मौजूद थे इस हॉल में। सब के सब राजनगर के टॉप के दादा, जिन्हें राजनगर अंडरवर्ल्ड की अपराध बिरादरी कहा जाता था। जयचंद, सलीम पेंटर, वेणु दासवानी, महांत राव ठुमरी और खुद तांडव, जो आज की तारीख में राजनगर अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर विराजमान था। राम राम साईं, हमें क्यों याद फरमाया तांडव साहब? अब तक की जो कहानी है वो तो तुम्हें मालूम पड़ ही चुकी है। हम यहाँ इंस्पेक्टर तलवार की जिंदगी या मौत का फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मगर साईं, इंस्पेक्टर तलवार से लड़ाई तो तूने शुरू की है, फिर तू हमको काहे को लफड़े में घसीट रहा है? बोल जी। बात तो दसवानी ने पते की कही है।
बेशक तलवार से लड़ाई सिर्फ मेरी है, मगर मत भूलो कि हम अपराध बिरादरी के 6 स्तंभ हैं। यदि एक भी स्तंभ टूट गया तो ये अपराध बिरादरी टूट जाएगी। तांडो साहब ठीक कह रहे हैं, और मत भूलो कि इंस्पेक्टर तलवार चोट खाया हुआ नाग है जो कल हमें भी डसने की कोशिश कर सकता है। बड़े साईं, मैं तो ये चाहता हूँ कि तांडो इंस्पेक्टर तलवार से माफ़ी मांगकर इस लफड़े को यहीं ख़त्म कर दे और लूट की वो रकम भी उसके मुंह पर दे मारे जो तांडो के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। दसवानी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। 1 मिनट तांडो साहब, मुझे दसवानी की बात पसंद आई, जो इसने कहा है वही करो। हाँ तांडव साहब, दसवानी की योजना का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर तलवार को अपनी कोठी पर बुलाओ, फिर वो अकेला होगा और हम 6। ठीक है, कल मेरा जन्मदिन है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता हूँ और राजनगर के सारे दादाओं को बुलाता हूँ। इस बार तो और भी मज़ा आएगा। अब मैं केक की जगह इंस्पेक्टर तलवार को काट कर अपना बर्थडे मनाऊंगा। ओह, ये लोग तो इंस्पेक्टर तलवार को मार डालने की योजना बना रहे हैं मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर तलवार तो सुकून के पापा हैं मॉम। अब क्या करें? तो किसी भी तरह छुपकर राम रहीम के पास पहुंच जा और उन्हें सारी बात बता दे। ठीक है मॉम। किसी तरह एलिस राम तक पहुंची। तो तुम्हारा नाम एलिस है और तुम सुकून के क्लास फेलो हो? हाँ राम भैया, मैं बड़ी मुश्किल से उस राक्षस की कोठी से छुपती छुपाती आई हूँ। मेरी माँ तांडव की कोठी में हाउसकीपर का काम करती है। कोठी में मौजूद प्रत्येक नौकर एक प्रकार से तांडव का बंदी है। हम सब उस राक्षस से आज़ाद होना चाहती हैं राम भैया। तुम्हें आज़ादी मिलेगी एलिस, जरूर मिलेगी, और उस राक्षस का खात्मा भी होगा। अब तुम वापस लौट जाओ एलिस। तुम उस राक्षस तो, यदि उस राक्षस को पता चल गया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। उसी रात, हेलो, तांडव स्पीकिंग। तेरा बाप बोल रहा हूँ। नींद नहीं आ रही है ना? आएगी भी कैसे, अब तो तुझे बहुत लंबी नींद सोना है। मानता हूँ इंस्पेक्टर तलवार की तूने मुझे करारी शिकस्त दी है, इसलिए मैं तुझसे समझौता करना चाहता हूँ। कैसा समझौता? मैं तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगकर तुझे वो 5 करोड़ की एक वैन समेत वापस लौटाना चाहता हूँ। बदले में तुझसे वचन चाहता हूँ कि तेरी गाज अंडरवर्ल्ड पर भी नहीं गिरेगी। फिर तांडव उसे अपने जन्मदिन की पार्टी की बात बताता पार्टी की पार्टी को सब कुछ बताता चला गया। ओके, मैं कल आ रहा हूँ तांडव। आ तो सही प्यारे, मैं केक की जगह तुझे काटने के लिए तैयार बैठा हूँ। इधर इंस्पेक्टर तलवार भी कुछ यही सोच रहा था। तो चाहे माफ़ी मांग या ना मांग, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ मौत देने आ रहा हूँ तांडव। इसके बाद की कहानी के लिए इस कॉमिक्स में पेज ही नहीं है, और इसके बाद ज़्यादा लंबी स्टोरी शायद से नहीं है, क्योंकि ये कॉमिक्स भी अब लगभग ख़त्म होने ही वाली है। इसके बाद राम रहीम आकर के इनकी तांडव के पूरे जो अपराध का साम्राज्य है उसको नष्ट कर देते हैं, और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।